वो पता चला कामयाब ऑपरेशन ये था कि बुजुर्ग गए जाके उनसे बातचीत करके कबायली तरीके से वो अपने कुछ बाजियाब लोगों को वापस लेकर आए, लाशें भी जाके उन्होंने अपनी खुद उठाई और बजाय बंदे बाजियाब करवाने के वहाँ पे बंदे जो है वो शहीद हो गए। तो कामयाब ऑपरेशन आप किसे कहते हैं जी? हमारे जो है 42 मारे गए, उनके 50 मारे गए या 55 मारे गए। ये क्या बात हुई? ये कैसे हो सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का एक भी आदमी कत्ल किया जाए? आपको पाकिस्तान को अभी नोशकी के अंदर इत्तला आ रही है कि वहां पे पुलिस वालों पे फायरिंग हुई है, बहुत सारे जख्मी हो गए, 2 शहीद हो गए वहां पे भी। हर थोड़ी देर के बाद बलूचिस्तान से कोई ना कोई बुरी खबर आती है और बलूचिस्तान को यहां तक पहुंचाया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। उन्हें समझ ही नहीं आ रही बात की कि बलूचिस्तान को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। और शहबाज शरीफ को देखे, वो नवाज शरीफ की पॉलिसी पे चल रहे हैं। उन्होंने एक मरतबा भी भारत का नाम नहीं लिया। DG ISPR सारा क्रेडिट भारत को देते हैं और शहबाज शरीफ साहब भारत का नाम भी नहीं लेते। भी वजीर आजम को भी बोले ना, इमरान खान तो बहुत खुलकर बात करते थे, जो बात जहां फिक्स होती थी वहां पे बात करते थे कि जनाब इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब दिया था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मुझे नहीं लगता कि ये जवाब दे पाएंगे। और साबित करना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, वहाँ पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम है और उसके लिए सहाफ़ियों को इकट्ठा करते हैं, कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कभी वहाँ से। अब तो इनको सहाफ़ी भी नॉन सीरियस किस्म के वाजुकात मिलते हैं। मैं हर दफ़ा नहीं कह रहा, ज़्यादातर उनको नॉन सीरियस किस्म के लोग ही मिलते हैं। जिन लोगों को सहाफ़त की अलिफ बे का भी नहीं पता, उन्हें भी इकट्ठा करके ये ले जाते हैं बलूचिस्तान में। क्या हो तुम्हें कोर्स करवाएं, आओ तुम्हें दिखाएं बलूचिस्तान के हालात कितने अच्छे हैं। इसी तरह अगर आप 60 और 70 की दहाई के अखबारात पढ़ें ना, 60 से 70 के बीच का जो टाइम था, आप अखबारात पढ़ें, उस दौर की किताबों को आप कंघालें, तो आपको पता चलेगा कि इसी तरह सहाफ़ियों को जहाज़ों में भर भर के ले जाया जाता था। कहाँ पे? बांग्लादेश में। और वो वापस आकर ये खबरें देते थे, जनाब वहाँ पे तो कमाल हो गया, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की वहाँ पे एक मिसाल कायम होगी, एक लाजवाल पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की कहानियाँ उस दौर में उन लिखारियों ने लिखी हैं, अखबारात में छापी गई, किताबों में लिखी गई। तो वो यही कहानी हमें सुना रहे थे कि जनाब बंगाली तो मर मिटे पाकिस्तानियों के ऊपर, वो इधर वालों से बहुत प्यार करते हैं, वो इश्क करते हैं, वो पाकिस्तानी फौजियों को हार पहना रहे हैं, वो ये कहानियां हमारे यहाँ पे सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही थी। और इसी तरह के सहाफ़ियों को जो आज भी इनको मैसर है, उस दौर में मैसर से ले जाया जा रहा था और उस दौर में भी वही कहानियां थी जो आज भी है। मैं चंद अल्फाज आपको बताता हूँ ना, ये अल्फाज कभी बदलेंगे ही नहीं। यानी फितना, ये लफ्ज़ उस वक्त भी इस्तेमाल होता था। मुट्ठी भर शर पसंद, ये भी उस वक्त कहे, आज भी वही कहते हैं। दुश्मन के आलाकार, ये तब भी था, अब भी है। बैरून मुल्क साजिशी अनासिर, ये तब भी है, अब भी है। तरक्की से खौफजदा, ये तब भी है, अब भी है। सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे, ये तब भी कहते थे, अब भी कहते हैं। आज़म का इजहार, ये हर दफ़ा नया आज़म करते हैं। इजाज़त नहीं देंगे, यानी कोई यहाँ पे देखेगा आंख निकाल देंगे, इजाज़त नहीं देंगे, ये बहुत पुरानी धमकी है। एज इट इज़ ये जुमले आज तक चल रहे हैं। फिर एक बड़ा खास जुमला, नाजुक मोड़, ये पाकिस्तान नाजुक मोड़ से ही गोल दायरे में घूमता जा रहा है। मुल्क हमेशा इन्होंने नाजुक मोड़ पे ही रखा है। खुद चाहे जैसी मर्जी ये जिंदगी गुजारे, बैरून मुल्क जजीरों में अपने घर ले लें, लेकिन मुल्क को नाजुक मोड़ से इन्होंने किसी और तरफ मुड़ने नहीं दिया, किसी सीधे ट्रैक पे आने नहीं दिया मुल्क को। तो ये अल्फाज आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यही आप सुनते रहेंगे हमेशा, हम पहले भी यही सुनते रहे हैं। फिर कासिम सूरी साहब ने एक बात की तरफ तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा जी, ये जहाँ पे लड़ाई हो रही है ना, या जहाँ पे ला के ये लोग बैठ गए आके, या बिठाया गया या आकर बैठ गए हैं, ये एरिया ना सिर्फ बड़ा सेंसिटिव है बल्कि बड़ा कीमती भी है। और वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जब से माइंस एंड मिनरल्स का बिल पास हुआ है, उस वक़्त से यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हुए हैं। यहाँ पर DHA भी ज़मीनें ख़रीदना चाहता था। क्या ये सारा खेल कीमती मादनियात और ज़मीनों पर कब्ज़े के लिए खेला जा रहा है? बलूचिस्तान के लोग अब फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज जैसी बातों में नहीं आते। 2 साल से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर सील है, तो दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने आपको बताया ना कि जो अफगान फोर्सेस थी, उनको भी अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो बड़ी सहूलत मैसर है, वो भी यहाँ पे रहते हैं। नादरीन, एक और चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती हैं। वो ये कहते हैं जी, क्रिप्टो करेंसी को माल करार नहीं दिया जा सकता, इसकी खरीदो फरोख्त जायज़ नहीं है। ये फतवा है कि क्रिप्टो जायज़ नहीं है, ये उन्होंने फतवा दे दिया। मेरा उनसे सवाल है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, आप ये बताएं कि क्या फार्म 47 के ऊपर बनाई हुई जाली हुकूमत जायज़ है? उस पर भी आप बता दें। उसको चलाना ये जायज़ है? जिन्होंने बनाई उन्होंने जायज़ काम किया? किसी सरकारी मुलाजिम का अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करना और बार बार करना, क्या ये जायज़ है? गरीब के नेफे में पिस्तौल चला देना
और अमीर के नारे के साथ लटक जाना, क्या ये जायज़ है? बताएं ना, इसके बारे में भी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कौम को। फिर ये बताएं कि ताहयात ओहदे और इस्तिस्ना लेना, क्या ये जायज़ है? डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करना, क्या ये जायज़ है? इसके ऊपर भी आप लबकुशाई करें, जरा पता चले पाकिस्तानियों को मजीद चीज़ों के बारे में आपकी राय उनके सामने आनी चाहिए। नाज़रीन, कश्मीर के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताऊं, वहां पे ना एक बड़े ऑपरेशन की मनसूबाबंदी की जा रही है। जो कश्मीर में हमारे दोस्त हैं वो ज़रा खबरदार रहे। मेरे पास 3 सोर्सेज से ये इतला आई थी, मैं इसको कंफर्म कर रहा था और अब मुझे समझ भी आ रही है इस बात की कि क्यों एक ऑपरेशन की प्लानिंग की जा रही है। कश्मीर में एक बात तो बड़ी क्लियर कर दी गई है कि या तो इलेक्शन मुलतवी किए जाएंगे कश्मीर में, या फिर एक ऑपरेशन किया जाएगा और वो ऑपरेशन इसी हफ्ते के अंदर होगा, क्योंकि ऑपरेशन से पहले इनको कम से कम 2 हफ्ते चाहिए कंपेन के लिए, निकलने के लिए, कोई ना कोई चीज़ों को आगे पीछे करने के लिए। या तो इनको इलेक्शन चंद महीने आगे लेकर जाना पड़ेगा और इस चीज़ को डिफ्यूज़ करना पड़ेगा, बसूरत दीगर इसी हफ्ते में खुदा न खास्ता कश्मीर के अंदर एक खौफनाक ऑपरेशन हो सकता है और इस ऑपरेशन के अंदर काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। इसकी प्लानिंग की जा रही है और इसके अंदर किस तरीके से ये ऑपरेशन किया जाएगा मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे सोर्स ने मुझे ये बताया कि हर तरह का सामान इस्तेमाल किया जाएगा, पूरे वसाइल लगाए जाएंगे और इसको वंस फॉर ऑल किया जाएगा, एक ही दफ़ा करें और सब खत्म करें, दोबारा ये कभी इकट्ठे ना हो। और ख़ास तौर पे जो 4-6 लोग मेन टारगेट हैं उनको अचीव करने की कोशिश की जाएगी इस मरतबा। ये है नाज़रीन सूरत हाल कश्मीर की, लेकिन कश्मीर के लोग पीछे हटने को तैयार ही नहीं है, वो एक कदम पीछे नहीं हटते। हाँ, रज़ा डार के बारे में कहते हैं जी आजकल बात नहीं हो रही, वो मीडिया को मना किया गया। डार फैमिली का आदमी है ना, इसाक डार का नवासा है, तो फिर कैसे हो सकता है? रज़ा डार के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे बात नहीं हो रही, तो मैं एक खबर फिर मैंने निकाली है और पुलिस राय से मुझे पता चला है जो लोग परेशान हैं रज़ा डार के बारे में, वो बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल आराम में है, सुकून में है, उसे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ़ या तंगी नहीं है, बिल्कुल वो मज़े में है और बड़ी जल्दी जो है ना, बड़ी तेज़ी से उसको बाहर निकालने का काम वो भी जारी है और उसके रास्ते पे तेज़ी से काम हो रहा है कि किस रास्ते से इसको बाहर निकालना है, तो वो बाहर भी आ जाएगा। ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग हलकान हो रहे हैं, दुबले हुए जा रहे हैं कि डार फैमिली का शाही ख़ानदान से एक लड़का इतनी देर तक जेल में कैसे रह सकता है, सुलाखों के पीछे कैसे रह सकता है, वो बिल्कुल कंफर्टेबल है, बेहतरीन सहूलियात उसको मैसर है, वो बहुत मज़े में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो एसी के अंदर है, बेफिक्र रहे, कुछ नहीं हुआ उसे, और ना कोई उसके साथ सख्ती की गई है, ना उससे कोई सख्त सवाल करने की जुर्रत कर सकता है, तो जल्द वो बाहर भी आ जाएगा। नाज़रीन, जाते जाते क्योंकि मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था, तो मैं इस वीलॉग में आपको ज़रूर बताता हूं कि आलिया हमजा ने जेल से बैठकर मरियम नवाज को जवाब क्या दिया। आलिया हमजा ने कहा कि जनाब, आपने कहा कि आपकी जेल में ये हो गया वो हो गया, तो अब आलिया हमजा ने जवाब दिया कि हमारी जेल क्या है और आपकी जेल क्या है। मरियम नवाज साहिबा, आपकी जेल में एक अलग कमरा, अटैच बाथरूम, वॉक के लिए अलग जगह और ऊपर शेड मौजूद था, जबकि 120 खवातीन की बैरक में 2 बाथरूमों पर गुजारा हम कर रहे हैं। पानी हो तो किस्मत, ना हो तो कितार में लगकर हम सब्र से इंतज़ार करते हैं। नंबर 2, उन्होंने कहा कि आपको जनाब सीओ की सहूलत भी मौजूद थी, आप घर में फ़ोन भी कर लेती थी, आपके राब्ते भी रहते थे। हमें ना तो फ़ोन मिलता है, ना पीसीओ की सहूलत है, ना सुकून से घर वालों से बात करने की इजाज़त है। आपका खाना हर दिन 2 मरतबा आपके घर से आता था, हमें सिर्फ हफ्ते में 1 दिन सिर्फ 20 मिनट की मुलाकात की इजाज़त है, वो भी कैमरों की निगरानी में। कपड़े रोज़ाना इस्त्री होकर आपके आते थे, हफ्ते में सिर्फ 1 बार हमें घर से खाना मिलता है और हफ्ते में सिर्फ 2 जोड़े कपड़े लाने की इजाज़त है, जबकि आपके कपड़े रोज़ाना घर से इस्त्री होकर आते थे। यूपीएस और जनरेटर की सहूलत भी आपको मैसर थी, यानी आपके जो जहाँ पे आपको रखा गया था वहाँ बिजली बंद नहीं होती थी, जबकि यहाँ पे सारी रात बिजली के बगैर हबस, पसीना और गर्मी में हमें गुजारा करना पड़ता है। अदालत पेशी के लिए एसी वाली गाड़ी में आपको ले जाया जाता था, हमें कैदी वाली वैन में गुजरांवाला लाहौर सरगोदा तक धूप में घंटों खड़ा रख कर ले जाया जाता है। आप खुद को गैर महफूज कहकर वॉक के लिए पूरी जेल बंद करवा लेती थी और बाहर निकलकर वॉक करती थी, और कैदी खवातीन के यूनिफॉर्म तक आपकी पसंद के मुताबिक सफ़ेद करवाए गए थे कि जनाब ये जो कैदी खवातीन के यूनिफॉर्म है, इनसे मुझे चिढ़ होती है, इनको दूसरे सिविल कपड़े इनको पहनाएं, ये यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। तो तफ्तीश के नाम पर हर सुबह शाम तक वो कहते हैं जी हमें तो बख्शी खानों में बैठाया जाता है, 90 दिन के जिस्मानी रिमांड, ज़हनी अजियत, दबाव और धमकियाँ हमें दी जा रही हैं। और मरियम नवाज साहिबा, असल फ़र्क ये है कि आपने जेल नहीं काटी,
जेल को अपनी सहूलियत के मुताबिक आपने इस्तेमाल किया है और हमने जेल को वैसे झेला है जैसे सियासी कैदी जेल को झेलते हैं, गर्मी में और सख्ती में, महरूमी में, बेबसी में, मगर हमने सर उठाकर जेल काटी है। फिर उन्होंने कहा कि अगर जेल में हौसला, साबित कदमी और मज़ामत का सबक मरियम नवाज साहबा आपने लेना है तो फिर इमरान खान की खवातीन से सीखिए, जो हर बार सख्ती के बावजूद सर उठाकर मुस्कुराकर साबित कदमी के साथ सामने आई, ना हीट वेव के नोहे पड़े, ना प्लेटलेस के मरसिए पड़े और ना एसी ना मिलने की दुहाइयां दी, झूठे मुकदमात सहे, गद्दारी के इल्जामात झेले, जेलें काटी, ज़हनी अज़ियत हमने बर्दाश्त की। ना हमारा लीडर लंदन भागा और ना हम भागेंगे। हम मुज़ामत की दास्तान लिख रहे हैं, सरकारी मेहमान नवाजी की नहीं। तो मरियम नवाज को बहुत टका के जो है वो तमाचा रसीद किया है जेल से बैठकर आलिया हमजा साहिबा ने, और उन्हें आईना दिखाया कि आपकी जेल क्या थी और हमारी जेल क्या है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।